इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है विद्युत चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव। इस अध्याय में से पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम विद्युत चुंबक से प्रारंभ करते हैं। विद्युत चुंबक क्रियाकलाप 4.2 आइए खोज करें। 50 सेंटीमीटर लंबा एवं लचीला विद्युत रोधी पर चढ़ा तार, एक लोहे की कील, एक विद्युत सेल और लोहे से बने कुछ कागज क्लिपें लीजिए। इसमें यहाँ पर हमने 50 सेंटीमीटर लंबा एक लचीला विद्युत रोधी तार लेना है और एक लोहे की कील लेनी है। इस चित्र में यहाँ पर ये लोहे की कील है, ये जो तार है यहाँ पर ये कील क्या है, क्लिप है, कुछ क्लिप है, कागज क्लिप है कहते हैं इनको। आगे इसमें चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार तार को कील पर कुंडली के रूप में कस कर लपेटिए। हमने जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इस तार को इस लोहे की कील पर हमने कस कर लपेटना है और इसे आसंजक टेप से सुरक्षित कीजिए। तो यहाँ पर ये आसंजक टेप है। आसंजक टेप का अर्थ है चिपकने वाली टेप। तार के सिरों को सेल से जोड़िए। तार के सिरों को सेल से जोड़ना है। ध्यान रखना है कि तार को सेल से कुछ सेकंड से अधिक समय तक संयोजित न रखें। हमने इसको ज़्यादा देर तक संयोजित नहीं रखना है, अन्यथा सेल शीघ्र ही दुर्बल हो सकता है। कील को लोहे से बनी कागज क्लिपों के समीप लाइए। अब हमने क्या करना है, जो कागज स्लिप क्लिप है यहाँ पर, ये किसी बड़ी होती है लोहे से बड़ी होती है, किसी बड़ी होती है लोहे की से, तो इसको पास में लेकर के आना है और थोड़ा ऊपर उठाइए। क्या क्लिपें कील के सिरों पर चिपक जाती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि क्लिपें जो है इसके किनारों से चिपक जाती हैं। तार में धारा प्रवाह रोकने हेतु तार को सेल से वियुक्त कर दीजिए। क्या क्लिप गिर जाते हैं। अब इसमें एक बार हम दोबारा दोहराते हैं। सबसे पहले क्या 50 सेंटीमीटर लंबी तार ले लेंगे और एक कील ले लेंगे। एक कील के ऊपर तार लपेट देंगे और यहाँ पर एक सेल से इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको संयोजित कर देंगे और यहाँ पर इसके पास में क्लिप लेकर के आएंगे। हम देखेंगे कि क्लिप जो है इसके साथ में चिपक जाती है। फिर इसको जो है सेल को इससे अलग कर देंगे, तो हम क्या देखेंगे, क्लिप जो है अलग हो जाती हैं। इसमें यहाँ पर है तार में धारा प्रवाह रोकने पर तार को सेल से वियुक्त कर दीजिए। जब इसको क्या करेंगे, वियुक्त कर देंगे हम यहाँ पर। जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो क्लिपें कुंडली से चिपक जाती हैं। जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो क्लिपें क्या होती हैं, कुंडली से चिपक जाती हैं। परंतु जब धारा रोक दी जाती है तो क्लिपें कुंडली से पृथक हो जाती हैं। इसका क्या भावार्थ है, इसका अर्थ क्या है कि जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और जब धारा को हम उसे रोक देते हैं तो क्या हो जाता है, विद्युत चुंबकत्व जो है खत्म हो जाता है। इससे अगला है क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। लगभग 100 सेंटीमीटर लंबा एवं लचीला विद्युत रोधी पर चढ़ा तार, मोटे कागज का टुकड़ा, एक लोहे की कील, एक विद्युत सेल, 2 चुंबकीय दिक्सूचक और लोहे या स्टील से बनी कुछ कागज क्लिपें लीजिए। हमने क्या करना है, 100 सेंटीमीटर लंबा एवं लचीला विद्युत रोधी पर चढ़ा तार लेना है, मोटे कागज लेने हैं, चार्ट पेपर लेने हैं, लोहे की कील लेनी है, एक विद्युत सेल लेना है, 2 चुंबकीय दिक्सूचक और लोहे या स्टील से बनी कुछ कागज क्लिपें लेनी है। मोटे कागज के टुकड़े को काट कर एक बेलन का रूप दीजिए। अब हमने क्या करना है, जो मोटा कागज है उसका टुकड़ा काटना है और उसको बेलन के रूप में हमने बनाना है, दे देना है, इसको रूप दे देना है, जिसका व्यास लगभग पेंसिल की मोटाई के बराबर हो। जो कि कितना होना चाहिए, पेंसिल की मोटाई के बराबर होना चाहिए। इसे आसंजक टेप से सुरक्षित कीजिए। इसे चिपकने वाली टेप से जो हमने सुरक्षित करना है। चित्र 4.3 में दर्शाए अनुसार बेलनाकार कुंडली निर्मित करने हेतु बेलन पर विरोधी परत चढ़े तार के लगभग 50 फेरे कस कर लपेटिए। हमने यहाँ पर एक बेलनाकार कुंडली जो है बनानी है और बेलनाकार कुंडली बनाने के लिए इस कागज के टुकड़े को, जिसको हमने बेलन के रूप में, बेलन का रूप दिया है, इसके ऊपर जो है तार के जो 50 फेरे जो है हम कसकर लपेट देंगे। बेलनाकार कुंडली के दोनों सिरों के समीप में दिक्सूचक रखिए। अब हमने क्या करना है, दोनों सिरों के में क्या रखना है, दिक्सूचक रखना है।
इससे आगे यहाँ पर है चित्र 4.3 ग में दर्शाए अनुसार कुंडली के दोनों सिरे सेल के सिरों से संयोजित कीजिए। हमने क्या करना है कि चित्र में दर्शाया गया कुंडली के दोनों सिरे जो है सेल के सिरों से जो है संयोजित करने हैं। तो इसमें यहाँ पर जैसा ये चित्र दर्शाया गया है, चित्र के अंदर दर्शाया गया है कि पहले हमने दोनों तरफ जो है दिक्सूचक रखना है, फिर दिक्सूचक रखने के बाद में यहाँ पर एक सेल लगा देना है, और अभी भी यहाँ पर दिक्सूचक रखना है, यहाँ पर रखा हुआ है जैसे पहले कि यहाँ पर देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, क्या आप दिक्सूचक की सुइयों में कोई विक्षेपण देखते हैं? भाई हमें क्या इसमें विक्षेपण जो है दिखाई देता है? तो इसमें यहाँ पर है सेल से तार को वियोजित कीजिए। अब हमने क्या करना है, सेल से तार को जो है वियोजित करना है। वियोजित का मतलब है अलग कर देना है। देखिए क्या दिक्सूचकों की सुइयां अपने प्रारंभिक स्थितियों में वापस आ गई हैं। तो आगे इसमें यहाँ पर है कागज के बेलन के अंदर, कागज के बेलन के अंदर एक कील प्रविष्ट कीजिए। अब हमने क्या करना है, इस बेलन के अंदर जो एक कील डाल देनी है और उपरोक्त चरणों को दोहराना है। क्या दिक्सूचक सुइयों का विक्षेपण में कोई अंतर आता है? भी जो दिक्सूचक है यहाँ पर जो लगे हुए हैं, क्या इनमें कोई अंतर आता है? तो इसमें सब ये यहाँ पर तीसरा ये स्टेप है, घ भाग है इसमें, यहाँ चित्र जो दिखाया गया है इसके अंदर क्या है, हमने यहाँ पर एक सुई डाल दी है और हमने देखना है कि क्या इसमें कोई बदलाव आता है, कोई परिवर्तन आता है इसमें। कील के दोनों सिरों के समीप, कील के दोनों सिरों के समीप लोहे से बनी एक कागज क्लिपें रखिए। क्या क्लिपें कील के सिरों की ओर आकर्षित होती हैं? अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके पास में कागज की क्लिपें रख देंगे और हम देखेंगे कि क्या ये क्लिपें जो है इसके तरफ जो है आकर्षित हो रही हैं, ये देखना हमने यहाँ पर। फिर आगे कहता है यह देखा गया है कि जब बेलनाकार कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है, जब बेलनाकार कुंडली है उसे धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि जब बेलनाकार कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस तरह से व्यवहार करती है? हम लिखेंगे एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और चुंबकीय दिक्सूचक की सुई को विक्षेपित करती है। तो आगे लिख सकते हैं हम, प्रश्न बन जाता है भी क्या यह चुंबकीय दिक्सूचक की सुई को विक्षेपित कर सकती है? इसका उत्तर क्या है? हाँ। क्या है? हाँ। जब कुंडली के क्रोड में लोहे की कील प्रवेश की जाती है तो यह कुंडली एक अपेक्षाकृत अधिक प्रबल चुंबक बन जाती है। क्या कहता है, जब कुंडली के क्रोड में लोहे की कील जो है प्रविष्ट कर दी जाती है तो यह कुंडली एक अपेक्षाकृत अधिक प्रबल चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है भाई? शक्तिशाली, ज़्यादा प्रबल चुंबक बन जाती है। साथ ही चुंबकीय दिक्सूचक की सुई का विक्षेपण पहले की तुलना में अधिक हो जाता है। अब लोहे की क्लिपों की अधिक संख्या को भी आकर्षित करती है। तो इसमें यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि जब लोहे जो कुंडली है, कुंडली में लोहे की कील जो है प्रविष्ट कर दी जाती है तो क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है? तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि इसे सुई जो है ज़्यादा विक्षेपित होगी, लोहे की क्लिपों की संख्या अधिक जो है इसकी तरफ आकर्षित होगी और विक्षेपण जो है ज़्यादा होगा। इस तरह से जब विद्युत धारा का प्रवाह रोका जाता है तो बेलनाकार कुंडली अपना चुंबकीय प्रभाव जो खो देती है। विद्युत धारा का प्रभाव रोकने पर बेलनाकार कुंडली में क्या प्रभाव होता है? इसका चुंबक जो है नष्ट हो जाता है। तो एक धारावाही कुंडली जो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है वह विद्युत चुंबक कहलाती है। तो यहाँ पर ये विद्युत चुंबक की परिभाषा भी है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। क्या एक धारावाही कुंडली जो विद्युत की भांति व्यवहार करती है, किसकी भांति व्यवहार करती है? विद्युत की भांति व्यवहार करती है, उसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक की परिभाषा जो है एक और भी कर सकते हैं हम कि विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोगों हेतु अधिकांश विद्युत चुंबकों को अधिक प्रबल बनाने हेतु उनमें लौह क्रोड प्रविष्ट कर दिया जाता है। तो इसमें विद्युत चुंबक को प्रश्न बन जाता है कि विद्युत चुंबक को अधिक प्रबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें क्या है, लौह क्रोड जो प्रविष्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर है। एक बार इसमें इसको दोबारा दोहराते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर कागज़ का मोटा कागज़ है उसकी सहायता से हमने एक बेलन बनाना है, मोटे कागज़ की टुकड़े की सहायता से बेलन बनाना है। उसके बाद में ये तार जो है इसके ऊपर लपेट देनी है इस कुंडली बना करके। और इसके दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर इसके पास में दिक्सूचक सुई रखनी है, यहाँ पर दिक्सूचक रखनी है। उसके बाद में इसको जो है सेल से कनेक्ट कर देना है
और इसके बाद में हम देखना है कि इसमें कितने विक्षेपण होता है या नहीं होता है। इसमें यहाँ पर विक्षेपण होगा इसका, और फिर इसके बाद में क्या है, इसके पास में हम ये क्लिप लेकर के आते हैं। हम देखते हैं कि ये क्लिप जो है इसकी तरफ जो है आकर्षित होती है। तो इस तरह से ये है। आगे क्रियाकलाप 4.4, आइए अन्वेषण करें, आइए अन्वेषण करें। तो इसमें यहाँ पर है क्रियाकलाप 4.3 में निर्मित विद्युत चुंबक और एक चुंबकीय दिक्सूचक लीजिए। हमने 4.3 में एक विद्युत चुंबक बनाया था और एक चुंबकीय दिक्सूचक हमने लेना है। कुंडली के दोनों सिरों पर ए और आ अंकित कीजिए। जो कुंडली है उसके दोनों सिरों पर हमने अलग अलग जो है ये अक्षर जो है अंकित करने हैं। कुंडली को सेल से संयोजित कीजिए। कुंडली को किससे संयोजित करना है? सेल से। और दिक्सूचक का अवलोकन कीजिए। अवलोकन कीजिए कि कुंडली के सिरे ए की ओर चुंबकीय दिक्सूचक का कौन सा ध्रुव आकर्षित होता है। हमने क्या करना है भी, जो कुंडली है उसका जो ए सिरा है उसके चुंबकीय दिक्सूचक का कौन सा ध्रुव है उसकी तरफ आकर्षित होता है, कौन सा ध्रुव जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है। आपने अवलोकन को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। इस अवलोकन को हमने कहाँ लिखना है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, दिक्सूचक सुई विद्युत चुंबक ए सिरे के समीप और ये है सिरे के समीप। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने क्रियाकलाप 4.3 में ये विद्युत चुंबक बनाया था। अब इसके पास में हम क्या है, इसे दो सिरे हैं, इसको ए और अंकित कर देते हैं। इनके पास में हम दिक्सूचक लेकर के आते हैं और इसमें इसके सिरे के पास में ये है और यहाँ पर लेकर आते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम पहले सीख चुके हैं कि जब दो चुंबक एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो उनके विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब दो चुंबक एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, जब दो चुंबक एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो उनके विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यदि चुंबकीय दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव विद्युत चुंबक के सिरे ए की ओर आकर्षित होता है, ए की ओर आकर्षित होता है, तो विद्युत चुंबक का यह सिरा उसका दक्षिणी ध्रुव है। क्या चीज़ है? दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रक्रिया को सिरे आ की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए दोहराइए। क्या आप पाते हैं कि सिरे आ की ध्रुवता सिरे ए की ध्रुवता के विपरीत है। तो इसमें इसको दोहराते हैं हम और हम देखते हैं कि उसमें जो सिरा आ है, जो इसमें दूसरा ध्रुव है, वो कहने का अर्थ है जैसे चुंबक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं। तो इसमें इस तरह से एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह से हमने सीखा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। प्रश्न बन जाता है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। चुंबक की भांति विद्युत चुंबक के भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऐसा भी कह सकते हैं, उत्तर या दक्षिण कह सकते हैं। तो यहाँ पर आगे है विज्ञान की भांति सोचें। विज्ञान की भांति सोचें। उसी कुंडली से 2 और 4 सेलों के संयोजन के साथ तथा 2 सेलों के साथ भिन्न भिन्न फेरों की संख्या वाली कुंडली का संयोजन करके क्रियाकलाप 4.3 को दोहराइए। आप क्या देखते हैं? एकल सेल कम मात्रा में धारा प्रदान करता है। जो एकल सेल है वो क्या है? कम मात्रा में धारा प्रदान करता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। परिणामस्वरूप दिक्सूचक सुई का विक्षेपण जो है कम हो जाता है और कुंडली मात्र कुछ ही क्लिपों को आकर्षित कर पाती है। कोई बैटरी जिसमें एक से अधिक सेल होते हैं एकल सेल की तुलना में अधिक धारा प्रदान करती है। बैटरी क्या चीज़ है? सेलों का समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल होते हैं। तो इसमें एकल सेल की तुलना में क्या है? ज़्यादा धारा प्रदान करेगी। यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अतः दिक्सूचक सुई का विक्षेप अधिक होगा और कुंडली अधिक क्लिपों को आकर्षित करती है। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि भी कुंडली को अधिक प्रबल विद्युत चुंबक जो है बनाती है। क्रियाकलाप 4.4 को कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित करके भी दोहराइए। हम इसकी धारा की दिशा परिवर्तित करके दोहरा सकते हैं। इसी प्रकार किसी विद्युत चुंबक की प्रबलता को कुंडली में प्रवाहित धारा के परिमाण में परिवर्तन करके अथवा कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके, तो इसमें क्या है भी, कुंडली में प्रवाहित धारा के परिमाण को परिवर्तन करके अथवा कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके अथवा दोनों में परिवर्तन करके भी परिवर्तित किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त प्रवाहित धारा की दिशा को उल्ट करके विद्युत चुंबक के ध्रुवों को भी उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर विद्युत धारा है, उसकी धारा को हम बदल देंगे, धारा की दिशा को क्या करेंगे, बदल देंगे। धारा की दिशा को बदलने से क्या है, विद्युत चुंबक के ध्रुव जो हैं वो भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं। इससे आगे है एक सोपान ऊपर। क्या आपको कक्षा 6 जिज्ञासा में अध्याय चुंबकों को जाने में सीखा हुआ यह तथ्य स्मरण है कि स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इसमें क्या है भी, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कहाँ ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं भी एक बृहद चुंबक की भांति व्यवहार करती है, एक बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। परंतु पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करती है? पृथ्वी के भीतर गहराई में उपस्थित क्रोड में तरल लोहे की गति विद्युत धाराओं का निर्माण करती है। तो इसमें यह प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले क्या है, स्वतंत्रता पूर्व लटकाया गया चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। और दूसरा क्या है, क्या हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है? हम कहेंगे हाँ, हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसमें पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करती है, इसका उत्तर है पृथ्वी के भीतर गहराई में उपस्थित क्रोड में तरल लोहे की गति विद्युत धाराओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विद्युत धाराओं का, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अनेक प्रवासी पक्षी मछलियों और पशु महाद्वीपों के महासागरों में को पार यात्रा करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि पृथ्वी जो है चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करती है। प्रश्न क्या है, हमारी पृथ्वी जो है चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करती है। उसमें उत्तर है क्रोड में पृथ्वी के भीतर गहराई में उपस्थित क्रोड में तरल लोहे की गति विद्युत धाराओं का निर्माण करती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसलिए हमारी पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दूसरा के इसमें अनेक प्रवासी पक्षी मछलियां और पशु महाद्वीपों और महासागरों को पार यात्रा करते समय इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन बन जाता है भी, इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग प्रवासी पक्षी, मछलियां और पशु कैसे करते हैं? तो क्या इसमें यात्रा करने के लिए इस चुंबक का उपयोग जो है करते हैं। पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक कणों को रोकने हेतु भी परिरक्षक की भांति कार्य करता है। पृथ्वी पर जीवन को दिशा बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसमें आगे है यहाँ पर उत्थापक विद्युत चुंबक। क्या चीज है? उत्थापक विद्युत चुंबक। क्या वास्तविक जीवन में भी वस्तुओं को उठाने के लिए विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है? अब इसमें जिज्ञासु बालक है, इसके मन के अंदर आता है, सवाल उत्पन्न होता है, प्रश्न उत्पन्न होता है भी क्या वास्तविक जीवन में भी वस्तुओं को उठाने के लिए विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है उत्थापक विद्युत चुंबक, ये हमारा हेडिंग है यहाँ पर। उत्थापन विद्युत चुंबक प्रबल विद्युत चुंबक होते हैं। ये क्या होते हैं अभी? प्रबल विद्युत चुंबक होते हैं, जिन्हें क्रेनों से लटकाया जाता है। क्रेन प्रचालक विद्युत चुंबक में धारा को ऑन और ऑफ करके इसके चुंबकत्व को नियंत्रित कर सकता है। जब धारा ऑन की जाती है तो विद्युत चुंबक लोहे या स्टील की वस्तुओं को उठाता है। जब विद्युत चुंबक में धारा ऑफ कर दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है और वस्तुएं जब मुक्त हो जाती हैं। तो इसमें यहाँ पर क्रेन में विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है? प्रश्न क्या है भी, क्रेन में विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है? तो उसका अर्थ क्या है भी, क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ पर है क्रेन, जो विद्युत चुंबक प्रबल होते हैं उनको कहाँ लटकाया जाता है? क्रेन में लटकाया जाता है। और क्रेन में विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है? क्रेन प्रचालक विद्युत चुंबक नियंत्रित करता है। जब धारा ऑन कर दी जाती है तो विद्युत चुंबक लोहे या स्टील की वस्तुओं को उठाता है। जब विद्युत धारा में ऑफ कर दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो इसमें उत्थापक विद्युत चुंबक का कारखानों एवं कचरा स्थलों में धातु की भारी वस्तुओं को कुशलता से स्थानांतरित करने, उठाने और छांटने हेतु व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि जो क्रेन होती है उसके अगले सिरे पर क्या है, विद्युत चुंबक लगा होता है और क्रेन संचालक जो है प्रचालक उस चुंबक को, जिस वस्तु को हमने उठाना होता है उसके पास में ले जाता है। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और विद्युत चुंबक की सहायता से उसको उठा लिया जाता है। फिर जहां उसको ले जाना होता है वहां ले जा करके बिजली का कनेक्शन जो काट दिया जाता है और उसमें विद्युत चुंबक तो खत्म होने से क्या है, वो वस्तु से अलग हो जाती है। इसलिए इसका उपयोग जो है भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है। कचरे में से चुंबकीय पदार्थों को छांटने के लिए भी
विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इससे आगे है एक सोपान ऊपर। हम सीख चुके हैं जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो क्या होता है अभी, जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उच्च कक्षा में आप विद्युत एवं चुंबकत्व के मध्य इस अद्भुत संबंध के विषय में पढ़ेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे विद्युत धारा चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार एक गतिमान चुंबक विद्युत धारा भी उत्पन्न करता है। विद्युत एवं चुंबकत्व के मध्य यह गहन संबंध हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्युत मोटर से लेकर विद्युत जनित्र तक अनेक युक्तियों के निर्मित का आधार है। तो इसमें यहाँ पर यह प्रश्न बन जाता है कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में कौन से चुंबकों का उपयोग किया जाता है, ऐसे में क्या होता है, वे विद्युत चुंबक होते हैं। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, शेष हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।